गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा लास्ट क्लास में बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम लोगों ने लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था लायोफिलिक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है डीपी एंड डीएम के बीच, जबकि लायोफोबिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑर्गेनिक कंपाउंड लायोफिलिक होते हैं, मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड मेटल हैं, मेटल ऑक्साइड हैं, इनके सोल्स जो होते हैं वो लायोफोबिक होते हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में और आगे बढ़ के पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलाइड्स के बारे में थोड़ा सा। अब वो दो टाइप के कोलाइड सबसे पहले हमें बताता है। पहला जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मल्टी यानी एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते होंगे। कहता क्या है, कई बार एक सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल एटम का साइज इतना छोटा होता है कि वो कोलाइडल रेंज में नहीं आ पाता। तो ऐसी सिचुएशन में हम उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के एग्रीगेट बना देते हैं, उन्हें आपस में जोड़ देते हैं, उनके समूह बना लेते हैं। और जब उन्हें जोड़ के उनके एग्रीगेट बनाते हैं तो उनके साइज बड़े होने लगते हैं। बेटा कैसे? जैसे सपोज करिए कि मेरे पास एक ये गोल्ड का एटम था, ये इतना छोटा था कि ये कोलाइडल रेंज यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर में आ ही नहीं रहा था। अब मैं चाहता था इसका साइज़ बड़ा हो जाए, पर किसी एटम का साइज़ मैं तो बड़ा नहीं कर सकता ना बेटा, एटम का तो अपनी रेडियस है, अपना साइज़ है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि इसके मल्टी एक से ज़्यादा एटम्स ले लेते हैं। तो पता चला मैंने गोल्ड के 4 एटम ले लिए और ऐसे इसका साइज़ बड़ा हो गया, या मैंने गोल्ड के 6 एटम ले लिए और इसका साइज़ ऐसे बड़ा हो गया। तो सिंगल एटम का साइज कैसा था बेटा? बहुत छोटा सा था। तो जब आपने 4 एटम्स को ले लिया तो इसका साइज कैसा हो गया? बड़ा हो गया। तो हम बोलेंगे ये कैसा हो गया? मल्टी मॉलिक्यूलर हो गया, यानी एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या एक से ज़्यादा एटम्स इसमें आ गए। और जब हम पूरा कोलाइड बनाएंगे ना गोल्ड का, तो इसमें ढेर सारे इसी टाइप के मॉलिक्यूल्स गोल्ड के बेटा प्रेजेंट होंगे। अब वो कौन कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे ये हम देखेंगे। बस एक मिनट, थोड़ा सा बेटा डिस्टर्ब हो गया, सही कर दो। तो ये हम देखेंगे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट हैं, ये मैं 2 मिनट में आपको सिखाता हूँ। तो हमने क्या सीखा सुनिएगा। हमने बेटा ये सीखा कि जो सिंगल मॉलिक्यूल है, कैसा मॉलिक्यूल है? सिंगल मॉलिक्यूल इज नॉट इन कोलाइडल रेंज। जो आपका सिंगल मॉलिक्यूल इज नॉट इन कोलाइडल रेंज, यानी जो सिंगल मॉलिक्यूल था वो कोलाइडल रेंज में नहीं था। यदि बेटा वो कोलाइडल रेंज में नहीं था तो हमने क्या किया, इनको सॉल्यूशन में जब डाला तो इन सॉल्यूशन a large number of molecules या एटम्स भी हो सकते हैं, एग्रीगेट्स टुगेदर एंड फॉर्म्स कोलाइड। ये एग्रीगेट कर जाते हैं और क्या बना लेते हैं? कोलाइड्स बना लेते हैं। कुछ इस तरह से, लाइक एग्जाम्पल, जैसे गोल्ड का सिंगल एटम ठीक है नहीं बना रहा था, मैंने कितने एटम्स ले लिए? 4। जब 4 एटम ले लिए तो इसका साइज कैसा हो गया? बड़ा। या सपोज करिए आपके पास सल्फर सोल है। कौन सा है? सल्फर सोल। तो जो हम सल्फर का सोल लेते हैं बेटा, सल्फर यानी एस का, उसमें एक अकेला एस का एटम काम नहीं करता, तो हमने एस क्या ले लिया? 8 ले लिया। जब एस 8 ले लिया तो साइज कैसा हो गया? बड़ा हो गया। ये गोल्ड का सोल हो गया, ये सल्फर का सोल हो गया। और मजे की बात देखिएगा कि जब हमने गोल्ड का ये सोल बनाया होगा बेटा, जब हमने गोल्ड का ये सोल बनाया होगा तो हुआ क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए कि हम गोल्ड का सोल बना रहे थे, तो उसमें एयू के कितने आइटम्स थे? 4। ये एक सोल पार्टिकल था। पता चला अगला जो एयू का पार्टिकल उसमें 6 है, ये अगला पार्टिकल था। अगला जो है उसमें एयू में 5 ही एटम एग्रीगेट बना रहा है, ये तीसरा पार्टिकल था। यानी हमारा जो कोलाइडल सोल्यूशन बना है बेटा, किसका? गोल्ड का। किसका सोल है? ये गोल्ड सोल। इट इज गोल्ड सोल। ये जो गोल्ड सोल बना है, इसमें जो गोल्ड के पार्टिकल्स हैं या गोल्ड के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस।
यानी इसमें ढेर सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं गोल्ड के इस गोल्ड सोल में, और उनके जो साइजेस हैं वो अलग अलग है, ये अलग साइज का, ये अलग साइज का, ये अलग साइज का, लेकिन हाँ सारे के सारे हैं कोलाइडल रेंज में। जैसे ये 10 नैनोमीटर का है, ये 25 नैनोमीटर का है, ये 100 नैनोमीटर का है। तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की रेंज के सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो इन्हें बोला जाता है बेटा कौन सा कोलाइड? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, क्योंकि एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेशन या एसोसिएशन आपने दिखाया है, तो ये कहलाते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। यानी एक सिंगल मॉलिक्यूल इज नॉट इन कोलाइडल रेंज, जो सिंगल मॉलिक्यूल है वो कोलाइडल रेंज में नहीं है। सो इन सोल्यूशन ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट्स टुगेदर, खूब सारे मॉलिक्यूल या आइटम्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एग्रीगेट कर जाते हैं, समूह बना जाते हैं और कोलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने बना है बेटा। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर के बाद नेक्स्ट पे आ जाइए। दूसरे नंबर पे जो आता है बेटा उसे बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर। क्या नाम है? इट इज मैक्रो। एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। बेटा मैक्रो का मतलब ही होता है कैसे साइज का? बड़े साइज का। तो मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में क्या है? जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी कोलाइडल रेंज में ही प्रेजेंट होते हैं। ये बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, स्टार्च है, नाम सुने होंगे बेटा। पॉलीमर्स में पॉलीथीन सुना होगा, नायलॉन सुना है, डेक्रॉन सुना है, ये सारे के सारे, सेलुलोस है, ये सारे के सारे कैसे हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन्हें किसी के साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी किस में पाए जाते हैं? पहले से ही कोलाइडल रेंज में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें हम बोल देते हैं कि पार्टिकल्स, जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आर ऑलरेडी डी है बेटा, ऑलरेडी प्रेजेंट इन कोलाइडल रेंज। ये पहले से ही कोलाइडल रेंज में होते हैं। किस में? इन सूटेबल सॉल्वेंट्स, सूटेबल सॉल्वेंट्स में। यानी जब आप इसे किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये पार्टिकल्स पहले से ही इतने बड़े हैं कि ये किस में आ जाते हैं बेटा? कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात कर ली जाए थोड़ी सी, यदि हम कुछ नेचुरल कोलाइड्स लें इस तरह के, कैसे कोलाइड्स बेटा? नेचुरल। तो नेचुरल कोलाइड्स में आता है जैसे स्टार्च, ये बेटा नेचुरल कोलाइड है। जैसे सेलुलोस, जैसे प्रोटीन, जैसे एंजाइम्स, ये सारे के सारे जो बोर्ड पर लिखे हैं, ये सारे के सारे जो बोर्ड पर लिखे हैं एंजाइम्स एक्सेट्रा। एंजाइम हो गया, प्रोटीन हो गया, सेलुलोस हो गया, स्टार्च हो गया, ये सारे के सारे बेटा कैसे होते हैं? नेचुरल। और यहीं पे सिंथेटिक या मैन मेड की बात कर लें, हम बात कर ले मैन मेड की, जो इंसानों ने बनाए हैं, जो इंसान बना रहे हैं, उसमें आ जाइए। पॉलीमर्स होते हैं ढेर सारे, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीस्टायरीन है, नायलॉन है, सिंथेटिक रबर है। नेचुरल नहीं बेटा, याद रखिएगा, सिंथेटिक जो आदमी बना रहा है, सिंथेटिक रबर। ये सारे के सारे क्या हैं? ये मैन मेड हो गए। ऊपर वाले नेचुरल हैं, नीचे वाले कैसे? सिंथेटिक। तो इन्हें बोलते हैं बेटा मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। देखिए दोनों का फर्क फिर से समझिएगा। मल्टी मॉलिक्यूलर में जो सिंगल मॉलिक्यूल था उसका साइज इतना छोटा था कि वो कोलाइडल रेंज में नहीं आया, यानी वो 1 नैनोमीटर से कम था। तो हमने क्या किया? उन पार्टिकल्स का एसोसिएशन कराया, उनके एग्रीगेट्स बनाए, उनको जोड़ दिया आपस में, वो अपने आप जुड़ गए, ऐसे कह सकते हैं। और किस में कन्वर्ट हो गए बेटा? कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स में। जो कोलाइडल साइज है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। यहाँ क्या है? यहाँ जो पार्टिकल्स है वो ऑलरेडी कोलाइडल रेंज में है,
यानी पहले से ही स्टार्च के मॉलिक्यूल का जो साइज़ है वो 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। बस हमने उसे किस में डाला है, एक सूटेबल सॉल्वेंट में डाला है और अपने आप तैयार हो गया है हमारा कोलाइडल सोल्यूशन। और हमें पता है बेटा कि जितने भी लिखे हैं ये सब ऑर्गेनिक हैं। यदि ऑर्गेनिक है तो ये लायोफिलिक होंगे, और लायोफिलिक होंगे तो यहाँ कोलाइड बनाने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लायोफिलिक कोलाइड में डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। तो ये कोलाइड्स बड़े आराम से फॉर्म हो जाते हैं। ये थे आपके मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स एंड मल्टी मॉलिकुलर। तीसरे नंबर पर इसी में एक कोलाइड और आते हैं बेटा, जिन्हें एसोसिएटिव कोलाइड्स कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड एसोसिएटिव कोलाइड्स। अब ये एसोसिएटिव कोलाइड्स कौन से, इसे समझिएगा जरा। वो कहता है ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं कि यदि हम उनकी लो कंसंट्रेशन ले लें, लो कंसंट्रेशन, तो वो बिहेव एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, यानी ट्रू सोल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। वैसे बोल सकते हैं किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन बोले तो जैसे मैंने NaCl को लिया, पानी में घोल दिया लो कंसंट्रेशन पर, तो क्या बन जाएगा बेटा, NaCl Na+Cl-। तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, एक ट्रू सोल्यूशन फॉर्म कर रहा है। लेकिन यदि हम इन्हीं की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें और कैसा कर दें, एट वेरी हाई कंसंट्रेशन, यदि हम इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो कहते हैं अब इनका बिहेवियर बदल जाता है। दे बिहेव्स लाइक कोलाइड्स। अब ये किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, कोलाइड्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। कहते सर ऐसा क्यों, कहते हैं हायर कंसंट्रेशन करने पर इनके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस जिनके साइज छोटे थे उनका एसोसिएशन होना शुरू हो जाता है। और जब बेटा उनका एसोसिएशन होना शुरू हो जाता है तो उनके साइज बड़े होने लगते हैं, और जब साइज बड़े होने लगते हैं तो वो ट्रू सोल्यूशन से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे कन्वर्टेड इनटू कोलाइड्स, वो कोलाइड्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं। तो वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिसमें हमें ये कोलाइड बनाना है, वो कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, ये कोलाइड कैसे बनते हैं, इन सब चीज़ों को सीखना है एसोसिएटिव कोलाइड्स। तो क्या बोला सुनिएगा, देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक सोप है, डिटर्जेंट है। कहते हैं यहाँ कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लो कंसंट्रेशन पर ट्रू सोल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, बट एट हायर कंसंट्रेशन उनमें पार्टिकल्स का एसोसिएशन हो जाता है एंड दे बिहेव एज कोलाइड्स, और इन कोलाइड्स को नाम दिया जाता है माइसेल्स या मिसेल्स, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं इन्हें मिसेल्स या माइसेल्स कहते हैं बेटा। इस माइसेल को बनाने के लिए जो मिनिमम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन कहते हैं, और वो टेम्परेचर जिस पर या जिसके ऊपर इन कोलाइड्स या माइसेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उस टेम्परेचर को अपन एक नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ से क्राफ्टिंग शुरू होती है, जुड़ना शुरू होता है, बनना शुरू होता है, तो हम कह देते हैं टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। और इसके बड़े सिंपल एग्जाम्पल होते हैं, जैसे सोप होता है, डिटर्जेंट्स होते हैं, यानी हायर फैटी एसिड्स के जो सोडियम पोटेशियम साल्ट्स हैं वो सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो हो क्या रहा है, पहले तो ये सीख लिया जाए दोबारा से। लो कंसंट्रेशन पर ट्रू सोल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है, हायर कंसंट्रेशन पर कोलाइड की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम डिफाइंड ऐसे करते हैं, देखिएगा डेफिनेशन लिख रहा हूं, कह रहा है देयर आर सर्टेन substances which behave as true solutions or strong electrolyte at low concentration, but at high concentration association
ऑफ पार्टिकल्स इज टेक्स प्लेस, यानी जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या होने लगता है बेटा, एसोसिएशन होने लगता है, एंड दे बिकम्स कोलाइडल पार्टिकल्स, एंड बिकम्स क्या बन जाते हैं, कोलाइड्स, called क्या बोलते हैं इन्हें, माइसेल्स, called माइसेल्स, ये बोला जाता है। कुछ समझ में आया, उनका क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया, और क्या बन गए, माइसेल्स बन गए। अब वो कहता है दैट मिनिमम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर माइसेल फॉर्मेशन is called CMC, पूरा लिख दूं, अच्छा, is called critical micelle या मिसेल, जो भी प्रोनाउंस करते हैं, कंसंट्रेशन, इसी को अपन CMC, उसके बाद एंड टेम्परेचर above which micelles are formed is called, इसे बोलते हैं is called क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या कहते हैं बेटा, क्राफ्ट टेम्परेचर, शॉर्टली अपन इसे TK लिख देते हैं। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं सिंपल सी भाषा में कि ये हमारी TK की लाइन है, यानी क्राफ्ट टेम्परेचर है। तो इस क्राफ्ट टेम्परेचर के यदि हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जो माइसेल होगा वो फॉर्म होगा, और यदि हम नीचे जाएंगे तो नो माइसेल, यहाँ पे हमारे मिसेल या माइसेल फॉर्म नहीं। यानी क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर जाइए तो आपको माइसेल्स मिलेंगे, नीचे जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। इसी तरह से जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो भी कितनी होनी चाहिए, CMC होनी चाहिए, क्रिटिकल माइसेल, तो माइसेल बनेंगे। कंसंट्रेशन कम हो गई तो वो ट्रू सोल्यूशन बना ली जाएगी। क्या इतनी बेटा बात समझ में आई है जो बोर्ड पर लिखा है? एक नज़र डाल लीजिए, पूरी डेफिनेशन मैंने लिख दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डेफिनेशन लिखने के लिए। अब मैं इसे थोड़ा ऊपर शिफ्ट करा देता हूँ। अब मैं बात करने जा रहा हूँ बेटा इसके एग्जाम्पल्स की। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे सोप एंड डिटर्जेंट्स, सोप एंड डिटर्जेंट, जो साबुन होते हैं, जो डिटर्जेंट्स होते हैं, ठीक है। और किसी सोप के लिए जो CMC की वैल्यू है, CMC वो बराबर है लगभग 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻³ मोल पर लीटर। ये आपकी CMC वैल्यू है सोप की। यानी यदि आपको सोप का माइसेल बनाना है तो आपकी कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻³ मोल पर लीटर के बीच होनी चाहिए। इसी कंसंट्रेशन पर सोप के माइसेल्स फॉर्म होंगे, बनेंगे बेटा, हमेशा याद रखिएगा। क्या इतनी बात समझ में आई है? अब जरा मैं सोप का फॉर्मूला आपको बना के दिखाता हूँ। तो एग्जाम्पल हो गए हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स। आइए जरा सोप और डिटर्जेंट से मिल लें कौन होते हैं। यदि हम सोप की बात करें तो मैंने अभी भी आपसे बोला कि RCOONA ये सोप है, और यदि आप इसी को डिटर्जेंट में कन्वर्ट करना चाहें तो यही डिटर्जेंट बन जाता है, ROSO3NA। ये डिटर्जेंट है, हम लोग इसे और RSO4NA भी लिख सकते हैं इस तरह से। और ये हायर कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट होते हैं। हायर मतलब बड़े। अब बड़े सर कौन होते हैं? जो बड़े हों भाई, जैसे फॉर एग्जांपल C17H35 COOH, इसे बोलते हैं स्टीयरिक एसिड। ये उस स्टीयरिक एसिड का सोडियम साल्ट बन गया, तो इसका नाम हो गया है सोडियम स्टीयरेट
तो ये जो सोडियम स्टेरेट है ये कौन है बेटा, ये सोप है। कौन है ये, सोप है। इसी तरह से यदि मुझे डिटर्जेंट लिखना है यहाँ पे सपोज करिए, तो ये हो गया है C12H25SO4 माइनस Na+। नाम होता है सोडियम लॉरिल सल्फेट, लॉरिक एसिड का या लॉरिल सल्फोनिक एसिड का। क्या नाम है, सोडियम लॉरिल सल्फेट। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया है आपका डिटर्जेंट का फॉर्मूला। तो ये हमारा सोप है, ये हमारा डिटर्जेंट है। अब सवाल है सर ठीक है सोप ये है, डिटर्जेंट ये है, इनका एसोसिएशन कैसे होता है और क्यों होता है, माइसेल फॉर्म कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। आइए थोड़ा सा इसके बारे में सीखते हैं, जरा बताइएगा। मैं एक एक ले लेता हूँ, सोप से काम चला लेते हैं फिलहाल। तो ऊपर शिफ्ट करा, यदि हम बात करें थोड़ी देर के लिए सोप की, तो मेरे ख्याल से आपने ये बोला है कि सोप ये है C17H35COO माइनस Na+। आपने जैसे ही इसको सॉल्वेंट सपोज करिए वाटर में डाला तो ये तुरंत आयन में टूट गया। क्या देगा, C17H35COO माइनस एंड Na+। अब Na+ तो आराम से पानी में घुल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये एक हाइड्रोकार्बन है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। यदि मैं इस लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को बना के दिखाऊं बेटा आपके सामने, तो क्या ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन ऐसे बनेगा 17 कार्बन से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th और ये आ गया COO माइनस। ऐसी बनेगा बेटा। तो यदि आप इसे ध्यान से देखें तो आपको एक खास बात जो इसमें नजर आ रही है, इसके पास एक तो ये है पोर्शन जिसमें चार्ज है, इसे हम कहते हैं आयनिक या पोलर हेड। क्या बोलते हैं, आयनिक या पोलर हेड। और ये इतनी लंबी, कहां से कहां तक है एक बार देख लीजिए, इतनी लंबी, यहां से शुरू हुई आपकी ये चेन, देखिए ये चेन है आपकी, ऐसे करके कितनी लंबी चेन है, देखते जाइए, ये इतनी लंबी सी आपकी चेन है। और इस चेन पे ध्यान दीजिए, ये केवल हाइड्रोकार्बन की बनी हुई एक नॉन पोलर चेन है। तो इसे हम नाम दे देते हैं कि ये क्या है, इट इज अ नॉन पोलर चेन। और इसकी पूंछ जैसी लग रही है तो इसे हम नॉन पोलर टेल बोल देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? अब देखिए नॉन पोलर टेल है और ये पोलर हेड है, तो क्या मैं ऐसे बोलूँगा कि जो नॉन पोलर है यदि मैं इसे वाटर में डालूंगा तो ये हाइड्रोफोबिक होगी, हाइड्रोफोबिक होगी। सर ऐसा क्यों है? इसे वाटर से रिपल्सन होगा क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक। वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर। और ये टेल कैसी है? नॉन पोलर। तो ये वाटर में घुलना नहीं चाहेगी तो हाइड्रोफोबिक होगी, यानी वाटर हेटिंग होगी, वाटर से हेट करेगी, उसे रिपेल करेगी। ये पोलर हेड है, तो ये जो पोलर हेड है ये कैसा होगा बेटा? ये होगा हाइड्रोफिलिक, यानी वाटर लविंग। इसे पानी से प्यार होगा क्योंकि हमारी थ्योरी केवल ये कहती है लाइक डिसॉल्व लाइक। यदि पोलर है तो वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए, नॉन पोलर है तो वाटर में इनसॉल्युबल होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास दो पार्ट होते हैं बेटा एसोसिएटिव कोलाइड्स में। पहला पार्ट जिसे हाइड्रोफिलिक पार्ट कहते हैं, आप लायोफिलिक कह सकते हैं। दूसरा पार्ट जिसे हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं, आप लायोफोबिक कह सकते हैं किसी भी सॉल्वेंट के लिए। यानी दोनों टाइप के पार्ट हैं, लायोफोबिक भी और लायोफिलिक भी। क्लियर? तो ये आपका सोप है, देखिए तो ये एक लंबी सी चेन। अब बताइए क्या ये बड़ा है? जी सर बहुत बड़ा है, इसीलिए बोलता है हायर कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट। हायर यानी बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत सारे कार्बन्स मौजूद होते हैं। अब इतना बड़ा इसे कौन बनाएगा? तो मैं इसी को शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर दिया करूंगा ऐसे करके, सिंपल, बस लीजिए ऐसे करके। तो ये क्या हुआ करेगा? पोलर हेड। ये क्या हुआ करेगी? नॉन पोलर टेल। अब मैं इसे पानी में डाल के चेक करना चाहता हूं कि एसोसिएशन कैसे होता है और क्यों होता है। चलिए आइए, ये तो समझ में आ गया होगा बेटा सोप के बारे में जो मैंने बना के दिखाया। आइए आगे चलते हैं।
अब मैंने क्या किया है देखिएगा, मैंने सोप लिया है, शुरुआत में क्या लिया है, सोप, ये रहा, और इस सोप को किस में डाला है, प्लस वाटर में डाला है थोड़ा सा। देखते रहिएगा, जब मैंने इसे एट लो कंसंट्रेशन लिया है शुरुआत में, तो जरा देखिए क्या नजर आएगा आपको। लुक हियर, ये आपका वाटर है, ये आपका वाटर है, ऊपर से हम ला रहे हैं किसे, सोप को। जब हम इस सोप को लाएंगे तो दो हेड थे, मैंने अभी आपको बताया, एक बेटा ये वाला और एक ये वाला, एक बच्चा ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। कुछ समझ में आया? तो अभी कंसंट्रेशन कम है, तो ये तो पानी में घुल गया, और ये बाहर की तरफ क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि ये वाटर में घुलना नहीं चाहता, तो ये ऊपर ऊपर है सरफेस पर, इसीलिए इन्हें सरफेक्टेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि सरफेस एक्टिविटी दिखाते हैं, ये सरफेस की टेंशन को कम कर देते। क्यों टेंशन? क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल पर अट्रैक्शन लगने लगा इनका, और अट्रैक्शन से टेंशन कम हो जाती थी, मैंने आपको बताया था। क्या इतनी बात समझ में आई है? लेकिन जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, जब हम बात करेंगे एट हाई कंसंट्रेशन, तो समझिए जरा होगा क्या। अब सारी कहानी यहाँ पे बदल जाएगी। जैसे अपन बात करेंगे एट हाई कंसंट्रेशन की, तो हाई कंसंट्रेशन पर बेटा होगा ये कि हम और ज़्यादा इसमें सोप के मॉलिक्यूल डालेंगे तो वो इनको अंदर की तरफ फेंकेंगे, और जब ये अंदर की तरफ जाएंगे तो एक नया काम होगा। काम ये होगा कि इनके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, और जब हम पानी में डालेंगे तो ये जो हेड है नॉन पोलर वाला, ये वाटर से डरेगा क्योंकि हीटिंग है, और जब डरेगा तो ये एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। वो होता है ना, मान लो एक क्लास चल रही हो और उसमें 1000 बच्चे बैठे हों, और जगह खाली भी रहती है क्लास में कोने कोने, अब कोई कह दे बम है क्लास में बम, तो 10 बच्चे दिए एक कोने पे भाग गए, तो सारे बच्चे उसी कोने पे डर के मारे सिमट जाते हैं जाके। ऐसे ही जैसे ही हमने हायर कंसंट्रेशन की, ये वाला पानी से बचने के चक्कर में सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो जितनी नॉन पोलर हेड्स हैं, ध्यान से देखना, जितनी नॉन पोलर हेड है, यहाँ पे सपोज करिए कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ध्यान से देखिएगा, जो नॉन पोलर हेड है वो पानी के अंदर सारी की सारी एक जगह इकट्ठी होनी ऐसे करके शुरू हो गई। देखना ऐसे, और ये जो पोलर हेड है ये पानी के अंदर है, चिंता मत करिए कि सोचें बाहर हैं, देखने में लग रहा है ना, ऐसे करके हो गया इनका एसोसिएशन। और जैसे बेटा इनका एसोसिएशन हुआ, ध्यान से देखिएगा, जैसे इनका एसोसिएशन हुआ, ये कितना बड़ा सा बुलबुला बन गया। जैसे ही इनका एसोसिएशन हुआ, ये देखो बड़ा सा क्या बन गया, झाग का बुलबुला बन गया। इसी बुलबुले का नाम है माइसेल। क्या बन गया? माइसेल बन गया। तो इस तरीके से एसोसिएशन हो जाता है। जैसे ही एसोसिएशन हुआ, माइसेल बना, ये किस में कन्वर्ट हो गया? कोलाइड में कन्वर्ट हो गया। इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या मेरी बात समझ में आई है बेटा? अब जरा सोचिए, ये बहुत छोटे छोटे हैं, हमें इनका साइज बड़ा करना है, तो साइज बड़ा करने के लिए कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए। वो एक बड़ी सिंपल सी, आसान सी, बच्चों वाली छोटी सी बात बता रहा है। वो कह रहा है जो क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन है, मतलब जो अमाउंट लिया है वो कम लेना पड़ेगा या ज़्यादा, ये किस पर डिपेंड करेगा? तो मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। ये हेड है, ये टेल है, यानी हमारा पार्टिकल टेडपोल टाइप का ऐसा है। इसे तो अपन बड़ा कर नहीं सकते भाई, क्योंकि CO माइनस का हेड तो फिक्स है, पर अपन इसे तो बड़ा कर सकते हैं। वे तो हायर है, कितना भी ले लें। तो ये जितना बड़ा होता जाएगा पार्टिकल साइज उतना बड़ा होता जाएगा, और पार्टिकल साइज बड़ा होता जाएगा तो इसको कोलाइड में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। कंसंट्रेशन थोड़ी सी चाहिए होगी। सोच के देख, बहुत छोटे छोटे हैं तो 100 मॉलिक्यूल जुड़े, 1000 मॉलिक्यूल जुड़े, थोड़े बड़े बड़े हैं तो हमारा काम 50 मॉलिक्यूल्स में ही हो गया, यानी कंसंट्रेशन कैसी हो गई? कम हो गई। तो कहते हैं जितना इसका साइज बड़ा होगा चेन का, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन उतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कहते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? साइज ऑफ नॉन पोलर टेल के। ऐसे बोल दो, यानी जो नॉन पोलर टेल है आपकी, यानी नंबर ऑफ कार्बन्स जो हैं वो जितने ज़्यादा होंगे, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन की वैल्यू हमेशा याद रखिए बेटा, उतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
इतने में कहीं कोई डाउट हो बताइए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्या इतनी बात बच्चे आपको समझ में आई है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी में आइए कुछ और बातें करते हैं। अब ये बताइए, जो साबुन का बुलबुला बनता है वो स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। बताइए, इनके बीच में ये लाइक एक जैसे क्या है, हेड से सब निगेटिवली चार्ज, इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन, तो एनर्जी बढ़ेगी बुलबुले की। जो बुलबुला बना है, माइसेल बना है, एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो इस माइसेल फॉर्मेशन के लिए जो डेल्टा एच होगा वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होगा। बेटा क्या आप एग्री करते हैं? ठीक है। दूसरा, इनके बीच भी रिपल्सन रहा होगा, क्योंकि वाटर से ये रिपेल हो रहे हैं, हेट कर रहे हैं। मैंने बताया था जब दो लोग हेट करते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, गुस्सा आती है, तो डेल्टा एच कैसा हो जाता है? ज़्यादा, एनर्जी बढ़ गई है। अब पूछे डेल्टा एस कैसा होगा? व्हाट अबाउट डेल्टा एस? आप मुझे केवल इतना बता दीजिए कि जो माइसेल का फॉर्मेशन है ये होता है अपने आप के नहीं होता? होता है भाई। यदि होता है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो इसका डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, और आप कह रहे हैं डेल्टा एस तो पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू नेगेटिव तभी तो होगी जब डेल्टा एस भी कैसा होगा? पॉजिटिव। यदि डेल्टा एस नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव और ज़्यादा पॉजिटिव, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रोसेस हो वो स्पॉन्टेनियस हो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए वो कह रहा है कि डेल्टा एस को भी ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है, ताकि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो सके। बताइए क्या मेरी बात समझ में आती है? यानी माइसेल फॉर्मेशन के लिए थर्मोडायनामिकल कंडीशंस क्या है बेटा? डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होता है, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन डेल्टा जी लेस देन 0 होता है। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ माइसेल। देख लीजिए, कोई डाउट लग रहा हो यहाँ तक तो बताइए, फिर अपन आगे बढ़े। क्लियर है इतना? कोई डाउट? अब मैं आपको सिखाता हूं इस माइसेल का सरफेस एक्टिविटी, यानी सफाई कैसे करते हैं। उसके लिए एक छोटी सी हेडिंग लेते हैं, नाम है सर्फेक्टेंट्स। देखो भाई, सर्फ एक्सेल, पता है सर्फ क्यों कहते हैं उसे? सर्फ, और कुछ क्यों नहीं कहा। सर्फ का मतलब होता है सरफेस। वो सर्फिंग बोर्ड होता है ना, देखा होगा समुद्र की लहरों पे लोग तैरते हैं, सर्फिंग करते हैं सर्फिंग बोर्ड से। तो सर्फ का मतलब होता है सरफेस। ये सरफेस एक्टिविटी रखते हैं, सरफेस की एक्टिविटी रखते हैं, जिससे इनसे कपड़ों की सफाई, क्लीनिंग की जाती है, यानी ये क्लींजिंग एक्शन शो करते हैं। तो सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? सोप एंड डिटर्जेंट। क्या होते हैं बेटा? सोप एंड डिटर्जेंट्स या दूसरे सब्सटेंसेस और substances, other substances भी कह सकते हैं, substances having surface activities, so used for cleansing। किसके लिए? सफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बाई डिक्रीजिंग इन सरफेस टेंशन, क्योंकि ये सरफेस टेंशन को क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। उन्हें कहते हैं सर्फेक्टेंट्स। क्या कहते हैं बेटा? सर्फेक्टेंट। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताई दिया कौन होते हैं, जैसे सोप होते हैं, जैसे डिटर्जेंट्स होते हैं। अब इनका जो सर्फेक्टेंट एक्शन है या क्लीनिंग एक्शन है सर, उसे हम कैसे देखते हैं, समझिएगा जरा। मैं आपको क्लीनिंग एक्शन दिखा रहा हूँ। सपोज करिए ये आपका कोई फैब्रिक है, कोई कपड़ा है, और ये इस कपड़े पे आपकी गिर गई है एक ड्रॉप, थोड़ी बड़ी ड्रॉप बना दो। ये आपके कपड़े पे गिर गई है कोई ड्रॉप, और ये ड्रॉप किसकी गिर गई है? ऑयल की, ग्रीस की, किसी भी चीज़ की एक ड्रॉप गिर गई है। ठीक है, अब हम इसे साफ करना चाहते हैं। क्या आप मानते हैं जो ऑयल हैं वो नॉन पोलर होगा? ऑयल कैसा होता है बेटा? नॉन पोलर। कैसा है? नॉन पोलर। तो जैसे आप इसे सोप के कांटेक्ट में लाने की कोशिश करेंगे तो सोप का कौन सा वाला पार्ट है? ये वाला पार्ट इसके साथ एसोसिएट होना शुरू हो जाएगा। देखो
हो गया, बन गया माइसेल, अरे बन गया ये। तो ये वाला जो पार्ट है इसके साथ चिपक गया। कहते सर ये वाला क्यों चिपका, क्योंकि दोनों नॉन पोलर है। अब देख चिपका क्यों है ये भी समझना। जब हम इसे पानी में डालेंगे तो ऑयल वाटर रिपेलिंग होगा, पानी में घुलेगा तो है नहीं, और ये भी वाटर से रिपेल्ड है, तो ये ऑयल में घुस जाएंगे जाके। इनको पता है कि ऑयल पे पानी नहीं आएगा, तो ये सब ऑयल में मजबूती से घुस गया, ऑयल को कस के पकड़ लिया इन्होंने, पकड़ लिया। अब मैंने क्या किया इसके बाद देखना, लुक हियर, यहाँ पे मैंने इसको वाटर से पास करा दिया, वाटर फ्लो करा दिया। जैसे आप वाटर फ्लो कराएंगे, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक, ये वाला ऊपर वाला, ये वाटर लविंग है, तो ये वाटर के साथ रहना चाहेगा, और वाटर के साथ रहने के चक्कर में ये पानी के साथ फ्लो कर जाएगा। और जब ये पानी के साथ फ्लो करेगा तो जो आपका ऑयल ड्रॉप था, ऑयल प्लस, ध्यान से देखना, ऑयल ड्रॉप था प्लस ये सोप, ये सब किस में आ गया, वाटर में। किस में आ गया, वाटर में आ गया, क्योंकि वाटर में रहना चाहेगा। और प्लस जो आपका फाइबर है, यानी कपड़ा है आपकी भाषा में, जो आपका फाइबर है आपकी भाषा में, जो आपका कपड़ा है, लीजिए कपड़ा लिख दिया, जो कपड़ा है वो बाहर आ गया। तो तेल कहाँ रह गया, पानी के अंदर। और यदि पानी के अंदर ऑयल रह गया तो इसने ये बना क्या लिया है बेटा, इसने ये बना लिया है इमल्शन। इसी को तो इमल्शन कहते हैं, ऑयल इन वाटर, यानी लिक्विड इन लिक्विड। क्या बना लिया है, इमल्शन। यानी क्या हो गया, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, रिमूव द ऑयल। इस इमल्सिफिकेशन से, बाय इमल्सिफिकेशन इट रिमूव द ऑयल, इसने ऑयल को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और रिमूव कर दिया तो आपका कपड़ा कैसा हो गया, साफ हो गया। यदि आपका कपड़ा साफ हो गया तो लीजिए इसी को कहते हैं क्लिनजिंग एक्शन, सफाई करने की प्रॉपर्टी। समझ में आया कैसे करता है। फिर समझना, जब पानी में डालोगे तो ऑयल पे पानी नहीं आएगा, क्योंकि वाटर को रिपेल करेगा। जैसे हमने सोप डाला, डिटर्जेंट डाला, क्या होगा बेटा, यहाँ पानी नहीं आ रहा है तो ये पानी से वैसे ही बचती है, नॉन पोलर, तो ये इसमें घुस गई जहाँ पानी नहीं आ रहा है। और जो पोलर हेड है उसे पानी में मज़ा आता है, वो तैरेगा छपाक छपाक पानी में, उसको तो मज़ा आएगा बेटा पानी में। वो वाटर में रहना चाहेगा तो पानी में डिस्पर्स हो गया, बाकी सारा का सारा ऑयल में आ गया। अब ध्यान से सुनना, कपड़े को रगड़ा तो ऑयल अलग भी होगा, थोड़ा लूज़ होगा। अब हमने क्या किया, कपड़े को खींचा तो ये पूरा वाला जो पोलर हेड है ये पानी में रहना चाहेगा। अब ये पानी में रहेगा तो ऐसा तो है नहीं कि गोले हट जाएंगे, टूट जाएंगे, CO वाली, तो जुड़ा पूरा ही रहेगा। तो ये पानी में रहना चाहेगा तो इसको भी रहना पड़ेगा, पर ये ऑयल का साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसको लगेगा कि ये ऑयल पानी से बचाएगा। तो ये ऑयल को इतना कस के पकड़ लेंगे कि कपड़ा तो खिंच जाएगा पर ऑयल बेचारा नहीं खिंच पाया। यानी ये जो कपड़ा था ये तो शिफ्ट हो गया अलग, ऑयल रह गया इन सोप के साथ, ये सोप रह गए पानी में। पक्का। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा, सर ये ऑयल दोबारा से क्यों नहीं जाके चिपक जाता। बड़ा आसान है समझना, जैसे ये ऑयल अलग हुआ है ऐसे बहुत सारे पीसेज हुए होंगे, यहाँ भी होगा, और उन सब पे बाहर की साइड जो होगी उन पे नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसे करके, ऐसे करके। पक्का, ऐसे कर, ऐसे ही होगा ना बेटा। अब जैसे आप दूसरा ऐसे ही पार्टिकल बनाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन होगा तो ये अलग हो जाएंगे, ये आपस में जुड़ ही नहीं पाएंगे, तो ग्रीस फिर आपस में जुड़ेगी नहीं। और फिर ये वाटर के साथ रहना चाहेगी, कपड़े पे रहना नहीं चाहेगी, तो हम कपड़ा निकालेंगे तो कपड़ा आ जाएगा बाहर, ग्रीस रह गई अंदर, हम पानी फेंक देते हैं, फिर दोबारा से पानी में निकालते हैं। इस तरह से क्लीनिंग एक्शन कपड़े का आपको नज़र आता है बेटा। तो ये है एसोसिएटिव कोलाइड्स एंड सरफेक्टेंट। अब ये जो सरफेक्टेंट है इनका एक क्लासिफिकेशन होता है, ये 3 तरह के हमें नज़र आते हैं। कौन कौन से 3 सरफेक्टेंट होते हैं जरा उनसे भी मिल लीजिए। ये सरफेक्टेंट पहले नंबर पर आते हैं, जिसे हम बोलते हैं एनायोनिक सरफेक्टेंट। एनायोनिक सरफेक्टेंट, एनायोनिक सरफेक्टेंट वो हैं जिनका पोलर पार्ट नेगेटिव होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सोप, जैसे RSO4Na, डिटर्जेंट जैसे COONA। अब एक बात तो आप याद ही रखेंगे कि यहाँ R की वैल्यूज़ कैसी होंगी, हायर। ये कैसे हैं बेटा, एनायनिक, क्योंकि इनमें जो ये पोल है, पोलर हेड, वो कैसा है, नेगेटिव। इसी तरह से दूसरे नंबर पर आते हैं जिन्हें बोलते हैं कैटायोनिक सरफेक्टेंट। कैटायोनिक सरफेक्टेंट कैसे होते हैं, वो अमोनियम टाइप के जो होते हैं, यानी ऐसा कुछ होता है, RNH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव टाइप।
अब यहाँ जब मैंने H लगाया, आप R लगा सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे जो आपका पोलर हेड है वो कैसा है बेटा, कैटायनिक पोलर हेड है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, कैटायनिक सरफेक्टेंट। कभी कभी इनका यही पोलर हेड न्यूट्रल भी हो जाता है, तो इन्हें हम न्यूट्रल सरफेक्टेंट बोल देते हैं, या इन्हीं को हम नॉन आयोनिक या नॉन आयोनोजेनिक, क्योंकि आयन जनरेट नहीं करते, नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट भी बोल देते हैं। नॉन आयोनिक कैसे होते हैं, इसमें बड़ा सा एल्काइल ग्रुप है और इसके बीच में ईथर है, एस्टर है, इस टाइप के ग्रुप, CH3 बीच में O लगा देता हूँ ऐसे करके, यानी एक आपकी चेन बन गई है साइड में, किसकी, ईथर की, एस्टर की, किसी की भी ऐसी चेन बन जाती है, और ये रहा CH2OH। अब आपको पता है बेटा कि ये वाला जो पार्ट है एल्कोहल, ये वाला, ये पोलर हेड है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, यानी ये वाटर में कैसा होता है, सॉल्युबल होता है। तो ये कैसा सरफेक्टेंट है, न्यूट्रल, क्योंकि इसका जो हेड है, पोलर हेड, उस पर कोई चार्ज नहीं, इसका जो पोलर हेड है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके जो पोलर हेड है उन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एनायनिक सरफेक्टेंट है। ये कैटायोनिक सरफेक्टेंट है, जबकि नीचे वाला कैटायोनिक होता है बेटा, ये कैटायोनिक सरफेक्टेंट है, जबकि नीचे वाले न्यूट्रल या नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट्स कहलाते हैं। समझ में आ गया, ये सारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं सरफेस एक्टिविटीज़ के लिए, यानी इन सब से आप कर सकते हैं क्या, चीज़ों की क्लीनिंग या क्लिनजिंग एक्शन। लीजिए, ये थे आपके कोलाइड्स। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इन्हीं कोलाइड्स के प्रिपरेशंस ऑफ कोलाइड्स। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब हमने कोलाइड्स को पढ़ा था तो मैंने कहा था दो तरह के हैं, एक लायोफिलिक है, एक लायोफोबिक है, ऐसे करके आपने पढ़ा था बेटा। तो आपने कुछ ऐसा बोला था कि जो लायोफिलिक है वो तो आराम से बन जाते हैं, क्योंकि डीपी और डीएम के बीच में अच्छा अट्रैक्शन फोर्स होता है, पर जो लायोफोबिक हैं उन्हें बनाने के स्पेशल मेथड्स होते हैं। यानी प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, फॉर लायोफोबिक। भाई लायोफिलिक बनाना तो हमारे लिए बड़ा आसान होता है ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है बेटा जैसे हम डिस्पर्जन फेज को डिस्पर्जन मीडियम में डालेंगे उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन के कारण वो तुरंत आपस में मिल जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे और बना लेंगे कोलाइड। लेकिन जो लायोफोबिक हैं उनमें रिपल्सन है, तो बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसको कैसे बनाया जाता है मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ। तो बेटा लायोफोबिक कोलाइड्स या प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स के दो मेथड्स हमारे पास होते हैं। मेथड नंबर 1 जिसे आप बोलते हैं डिस्पर्जन मेथड, डिस्पर्जन मेथड्स सबसे पहला, और दूसरा होता है बेटा उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन मेथड्स। दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है उसे हम बोलते हैं सेकंड कंडेंसेशन मेथड्स। अब ये डिस्पर्जन और कंडेंसेशन क्या होते हैं, इनसे मिल लिया जाए। चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपन डिस्पर्जन मेथड से। इसमें हम क्या करते हैं, एक लार्ज कोलाइडल पार्टिकल को, ये एक हमारा बड़ा पार्टिकल है, गलती से कोलाइडल बोल गया, एक लार्ज पार्टिकल है, यानी सस्पेंसॉइड टाइप का है। आप इसे किसी भी मेथड से कन्वर्ट करते हैं छोटे छोटे, कौन से पार्टिकल्स में, कोलाइडल पार्टिकल्स में, कोलाइडल पार्टिकल्स में। तो जो मेथड होते हैं वो कहलाते हैं डिस्पर्जन मेथड। यानी इसे हम कैसे कर रहे हैं, बाय डिस्पर्जन मेथड, डीएम, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसे बोलते हैं डिस्पर्जन मेथड। इसका रिवर्स देखिए, कहते हैं यदि पार्टिकल का साइज ज़रूरत से ज़्यादा छोटा है, वेरी स्मॉल, यानी हम कह सकते हैं किस शेप में है, क्रिस्टलॉइड की शेप में, ये कैसे है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कोलाइडल रेंज में नहीं है, 1 नैनोमीटर से छोटे हैं, 0.01 नैनोमीटर टाइप के। इनका हम क्या करा देते हैं, इनको हम कंडेंसेशन करा देते हैं बाय CM का मतलब कंडेंसेशन मेथड। इन्हें हम कंडेंस करा देते हैं, मिला देते हैं। जब मिला देते हैं तो ये साइज में थोड़े बड़े हो जाते हैं,
क्या बन जाते हैं? कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सूटेबल साइज। तो ये मेथड्स कहलाते हैं कंडेंसेशन मेथड्स, यानी दोनों अपोजिट हैं। डिस्पर्जन में बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, कंडेंसेशन में छोटे छोटे पार्टिकल्स को बड़े पार्टिकल्स में, बड़े का मतलब होता है कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे। सूटेबल साइज का मतलब बेटा आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी हमारी जो रेंज होनी चाहिए वो 1 नैनोमीटर से शुरू होकर कहाँ तक होनी चाहिए? 1000 नैनोमीटर। इस डायामीटर में यदि आपका पार्टिकल आ गया तो आप बोलेंगे वो कैसा है? कोलाइडल पार्टिकल। तो एक एक करके अपन दोनों को देखते हैं। तो पहले नंबर पर हम किसे सीखने जा रहे हैं बेटा? डिस्पर्जन मेथड्स को। और डिस्पर्जन मेथड्स में आप क्या करते हैं? बड़े कोलाइडल पार्टिकल को कन्वर्ट करते हैं छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स में। और सबसे पहला जो डिस्पर्जन मेथड है वो है बाई मैकेनिकल प्रोसेस, और इसी का दूसरा नाम है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग यानी पीसना, बाई मैकेनिकल प्रोसेस और ग्राइंडिंग। ठीक, सबसे पहले इसे इस्तेमाल करते हैं यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नॉन मेटेलिक कोलाइड्स, लाइक जैसे किसका सोल बनाना है? सल्फर सोल और ग्रेफाइट सोल, ग्रेफाइट यानी कार्बन का, फास्फोरस सोल, इन सब के सोल बनाने के लिए आप इसे इस्तेमाल करते हैं। इसमें करते क्या है जरा सुनिएगा। एक आसान सा प्रोसेस होता है, ज़्यादा डिस्कशन करूंगा नहीं। वो कहते हैं हम एक मिल टाइप लेते हैं, ऐसे करके डिस्क होती हैं 2, ये रही 2 डिस्क हैं मेटल की। हमें जिस सब्सटेंस का भी सोल्यूशन बनाना होता है कोलाइडल, हम उसको उठाते हैं और इन डिस्क के बीच में डाल देते हैं। ये उसके बाद इन्हें दौड़ा देते, 700 बार घूमती हैं। आरपीएम समझते हैं? रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएस रिवोल्यूशन पर सेकेंड्स। ये 1 मिनट में 700 बार रिवॉल्व करती है और इसके अंदर जो भी मटेरियल था वो पिसना शुरू हो जाता है। पिस के क्या बन जाता है? पाउडर बन जाता है। उस पाउडर को आप उठाते हैं, सूटेबल सॉल्वेंट में घोलते हैं और आपको मिल जाता है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये पहला मेथड है जिसे हम बोलते हैं मैकेनिकल मेथड या ग्राइंडिंग मेथड। दूसरे पर आ जाइए, इट इज कॉल्ड ब्रैडिग आर्क प्रोसेस। ब्रैडिक्स आर्क प्रोसेस। ठीक, ब्रैडिग आर्क प्रोसेस की खास बात क्या है कि इसे हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेटेलिक कोलाइड्स। यदि आपको मेटल के कोलाइड्स बनाने हैं, लाइक वो भी बढ़िया वाले, महंगे वाले, कौन है? गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है। ठीक, ऐसे याद करिए, आओ आज पीटें, पर पीटते वीटते नहीं है, करंट लगाते हैं। चल भाई, इसमें हम क्या करते हैं पहले समझा जाए, इसमें हम करने क्या जा रहे हैं। तो पहला तो हो गया मैकेनिकल प्रोसेस या ग्राइंडिंग। दूसरे पर आइए, ब्रेडिंग आर्क प्रोसेस में हमारा तरीका क्या होता है। हम इसमें क्या करते हैं बेटा, देखिएगा, ये हमने एक वेसल ले लिया, इधर आइस बाथ वाला वेसल है, यानी ये डबल लेयरिकल है और यहाँ आइस भरी हुई है, ऐसे कह सकते हैं, या इसको आइस बाथ में रख सकते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं। लीजिए, ये क्या है? आइस बाथ है या आइस भरी हुई है चारों तरफ। बीच में आपने यहाँ अपना सोल्यूशन जो बनाना है उसको डाल दीजिए। ये रहा, ठीक। और ये क्या है, क्यों मिलाया है, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अब आपको जिस मेटल का भी कोलाइड बनाना है, आपने उस मेटल की 2 रॉड्स ले ली हैं, ठीक, और इनको जोड़ दिया है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी से। अब जैसे ही आप इन्हें टच कराएंगे तो यहाँ की इलेक्ट्रिक आर्क देंगे,
देखिए जैसे ही आपने को टच करा तो स्पार्किंग होगी, और जैसे स्पार्किंग होगी हाई टेम्परेचर जनरेट होगा और मेटल के छोटे छोटे पीसेस वेपोराइज होने शुरू होंगे, पर वो बाहर नहीं जा पाएंगे बेटा। वेपोराइज होके बाहर क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि ध्यान से देखिए ये सॉल्वेंट यानी वाटर मौजूद है, तो ये छोटे छोटे मेटल के जो पार्टिकल्स हैं ये कहाँ आ जाएंगे? इसी वाटर के अंदर कंडेंस हो जाएंगे। यानी यह दो प्रोसेस हो रही हैं, ध्यान से देखिए। पहले क्या हो रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन रहे हैं, कंडेंसेशन डिस्पर्जन हो रहा है। उसके बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ गए आपस में, ठंड पाके या आपस में जुड़ गए और कोलाइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, यानी कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो दोनों काम यहाँ पर एक साथ होते हैं। अब होगा क्या, ये जो मेटल सोल हैं ये तो कौन से हैं? लायोफोबिक, इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम इसमें डालते हैं ये KOH। और बेटा ये जो KOH आप यहाँ पर डाल रहे हैं, ये KOH काम करता है किसका? स्टेबलाइजर का। ये KOH किसका काम करता है? स्टेबलाइजर का, यानी ये स्टेबलाइज करता है आपके कोलाइड को। किसका काम करता है? स्टेबलाइजर का। कहते सर ये कैसे स्टेबलाइज करेगा? बड़ा आसान है। आपने सपोज करिए गोल्ड का ये सोल बनाया था ऐसे करके, तो ये लायोफोबिक है बेटा, तो मैंने आपसे कहा था ये हमेशा चार्ज्ड होते हैं, हमेशा चार्ज्ड होते हैं। तो इसका मतलब इसकी जो सरफेस है इस पर OH- आ जाएगा, आ गया। और ये प्रेसिपिटेट नहीं बना रहा AOH का होल्ड, बस ये बन गया। इसी तरह से पड़ोस में एक दूसरा गोल्ड का पार्टिकल है, यहाँ भी OH आ गया। OH में रिपल्सन है, इन्हें जुड़ने देगा नहीं, यानी सस्पेंशन बनेगा नहीं, अलग अलग बने रहेंगे। तो छोटे छोटे साइज के कोलाइडल पार्टिकल घूमते रहेंगे अंदर। तो ये इन कोलाइडल पार्टिकल्स को क्या कर रहा है बेटा? स्टेबल कर रहा है। तो ये स्टेबलाइजर का काम कर रहा है। ये आपको जिस मेटल का भी कोलाइड बनाना है, आपने उसी मेटल के क्या ले लिए हैं? रॉड्स या इलेक्ट्रोड ले लिए हैं, ऐसे कह सकते हैं। क्या समझ में आया है? अब हमने बोला कि ये जो प्रोसेस है ये दोनों काम होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बोथ द वर्क्स आर देयर, या दोनों काम होते हैं। इसमें क्या क्या होता है? यहाँ पे सबसे पहले होता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन यानी वेपोराइजेशन हुआ, प्लस होता है साथ ही साथ कंडेंसेशन। बोथ आर टेक्स प्लेस। इस मेथड में दोनों काम होते हैं, बस यही केवल इस मेथड की खास बात है कि यहाँ कंडेंसेशन भी होता है बेटा, और यहाँ पे आपका डिस्पर्जन भी होता है। लीजिए, इस मेथड को बोला जाता है ब्रेडिंग आर्क मेथड। कहीं कोई डाउट हो बताइए? तो दो मेथड्स आपके सामने आ गए हैं, कौन कौन से? एक ब्रेडिंग आर्क आ गया है बेटा, और एक आपके पास आ गया है ऊपर वाला मेथड जिसे आपने मैकेनिकल मेथड नाम दिया है। क्लियर? एक और मेथड होता है, आइए उस मेथड नंबर 3 को भी एक बार देख लिया जाए। याद रखिएगा डिस्पर्जन कंडेंसेशंस दोनों ही मेथड्स यहाँ पर इस्तेमाल हो जाते हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक तीसरे मेथड से मैं आपको और मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन मेथड। ये क्या मेथड है भाई? तो पेप्टाइजेशन में आप क्या करते हैं सुनिएगा। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कोई एक फ्रेश प्रेसिपिटेट मिल जाता है किसी चीज का। ये क्या है? कोई प्रेसिपिटेट है, पीपीटी किसी भी चीज का मान लीजिए। जैसे सपोज करिए आपके पास ये AgI का प्रेसिपिटेट था, तो आपको नजर आ रहा है। आप क्या करते हैं, इस प्रेसिपिटेट में मिलाते हैं सबसे पहले सॉल्वेंट, आपको जो भी चाहिए, मैंने वाटर डाला, और फिर इसमें एक चीज मिलाई जाती है पेप्टाइजिंग एजेंट, यानी इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं आप कोई बाहर से। और जैसे ही वो इलेक्ट्रोलाइट इसमें मिलाया जाता है, ये जो बड़ा सा आपका होता है ना, टूटना शुरू हो जाता है छोटे 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 पार्टिकल्स में, और ये ऐसे करके वाटर में डिस्पर्स हो जाता है। तो इसे बोलते हैं पेप्टाइजेशन। यानी यदि मैं डिफाइन करूं तो आप क्या बोलेंगे? पेप्टाइजेशन की डेफिनेशन जरा बताइए। आप ऐसे ही तो बोलेंगे, कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड या उधर ही लिख दो,
prepared precipitate into colloidal solution by using an electrolyte। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर रहे हैं बेटा, इसी इलेक्ट्रोलाइट का नाम है, इसी इलेक्ट्रोलाइट का नाम है पेप्टाइजिंग एजेंट, यानी यही आपका पेप्टाइजेशन कराने में हेल्प कर रहा है। यानी हमें यदि पेप्टाइजेशन कराना है तो तीन चीजें चाहिए। क्या चाहिए? प्रेसिपिटेट चाहिए। क्या चाहिए? प्रॉपर सॉल्वेंट चाहिए, सूटेबल सॉल्वेंट चाहिए। क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। यदि ये तीन चीजें आपके पास आ गई तो आप पेप्टाइजेशन करा सकते हैं। कुछ ऐसे देखते हैं भाई, कैसे? कुछ ऐसे सपोज करिए कि ये हमारे पास FeOH का होल थ्राइस प्रेसिपिटेट है, या सपोज करिए ये हमारे पास AS2S3 आर्सेनियस सल्फाइड का प्रेसिपिटेट है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं इसमें मिलाने जा रहा हूं पेप्टाइजिंग एजेंट, एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। वो होता कौन है ये भी सिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ ये लिया, यहाँ Na2S या H2S लिया, और फिर मैं इनको मिला रहा हूं एक सूटेबल सॉल्वेंट में। वी शुड टेक वाटर है, या जो भी आपको पसंद हो सॉल्वेंट, टेक सॉल्वेंट। वी शुड टेक वाटर आल्सो, ठीक, इसे ले सकते हैं। तो होगा क्या, सुनिएगा। ये जो प्रेसिपिटेट बना है ये न्यूट्रल है सारे के सारे। इस प्रेसिपिटेट यानी FeOH के होल थ्राइस की सरफेस पर आना शुरू हो जाता है, एडजॉर्प्शन शुरू हो जाता है Fe प्लस आयन का। यानी हम यहाँ पे हमेशा याद रखिए, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे कि दोनों में कम से कम एक आयन कॉमन होना चाहिए। मस्ट हैव अ कॉमन आयन, ऐसे करके। इसी तरह से जब इसमें आएंगे तो क्या होगा बेटा? AS2S3 है, इसकी सरफेस पर कौन एड्जॉर्ब हो जाएगा? S-2। सर इससे क्या फ़ायदा होगा? अब फ़ायदा देखना, ये आपका खूब सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जब मिल गए हैं तो उन्होंने प्रेसिपिटेट बना लिया। खूब सारे मिल गए, ये प्रेसिपिटेट है। अब जैसे ही इस वाले छोटे से पार्टिकल पर Fe+3 एड्जॉर्ब हुआ, इस पर Fe+3 एड्जॉर्ब हुआ, तो ये चार्ज हो गए। और कैसे चार्ज है? सेम। तो इनमें रिपल्सन होगा, रिपल्सन के चक्कर में ये अलग ये अलग, यानी इतना पार्ट आपका देखिए तो टूट के अलग हो गया। बोल भाई, ये वाले जो थे ये टूट के अलग हो गए, इतना बचा रह गया। तो जो टूट के अलग हो गया ये क्या बन गया? कोलाइड, छोटे छोटे पार्टिकल साइज। ये क्या बन गया? कोलाइड। क्या मेरी बात समझ में आई है बेटा? तो इसने क्या किया है, उनको चार्ज कर दिया है जो न्यूट्रल थे, और चार्ज होते ही खूब सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स एक जैसे चार्ज के हैं, सारे पॉजिटिव चार्ज के हैं, सारे नेगेटिव चार्ज के हैं। तो इन चार्ज पार्टिकल्स के बीच में रिपल्सन लगा और वो एक दूसरे से दूर दूर होते चले गए। इस तरह से बन गया है आपका क्या? कोलाइडल सोल्यूशन। तो याद रखिए इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं, एक बार फिर से मैं उनसे मिल लेता हूँ। तो ये जो आपने इस्तेमाल किए हैं ये क्या कहलाते हैं बेटा? PA, पेप्टाइजिंग एजेंट, हैव at least one common ion with precipitate, यानी प्रेसिपिटेट के साथ कम से कम एक आयन क्या रखना चाहिए? कॉमन रखना चाहिए। तो हमारे पास ये था प्रेसिपिटेट, ये था बेटा पेप्टाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रोलाइट, ये था सॉल्वेंट। तीन चीज़ें थी, हमने आराम से बना लिया कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये जो मेथड्स आपने पढ़े बेटा, इन्हीं मेथड्स को नाम दिया जाता है। कौन से मेथड्स? डिस्पर्जन मेथड्स। समझ में आ गया? लीजिए ये ख़त्म होते हैं। अब डिस्पर्जन मेथड के बाद अगले मेथड्स पर चलते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे जो मेथड्स थे उन्हें आपने नाम दिया था बच्चा कंडेंसेशन मेथड्स। तो आइए ज़रा उनकी बात कर लें। कौन से मेथड्स हैं? कंडेंसेशन वाले। इसमें क्या करते हैं? छोटे पार्टिकल्स को बड़ा, कंडेंसेशन मेथड्स। और पहले नंबर पर सबसे पहला जो मेथड हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट
इट इज सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड नॉट वेरी यूजफुल, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अपन करेंगे नहीं, फिर भी सीखना तो है ही है। इसमें हम क्या करते हैं समझिएगा, सॉल्वेंट बदलते हैं। जैसे ये हमारा कोई सॉल्यूट था, हमने सॉल्वेंट यूज़ किया वाटर, तो जैसे ही आपने इसे वाटर में डाला, नॉट कोलाइड, ये कोलाइड नहीं था बल्कि क्या था, क्रिस्टलॉइड, याद आया? यानी क्या बना, ट्रू सॉल्यूशन। ऐसे तो बोलेंगे क्या बना, ट्रू सॉल्यूशन। अब मैं कोलाइड चाहता हूं, मैं इसे नहीं बदलूंगा बेटा, ये रखूंगा, पर इसे बदल के ले लूंगा यहाँ बेंजीन, तो क्या बन गया, कोलाइड। कहते सर ऐसा क्यों? सिंपल, NaCl को पानी में डालोगे आयंस में टूट जाएगा, टूट गया। बेंजीन डालोगे आयोनाइज नहीं होगा, पार्टिकल साइज बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा, कोलाइडल रेंज में आ जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड होता है। कई बार एक ही सॉल्यूशन में हम 2 बार सॉल्वेंट मिला देते हैं, पहले पानी मिलाया, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, फिर हमने उसमें बेंजीन डाल दी, वो पार्टिकल जो छोटे छोटे थे वो फिर से एसोसिएट हो गए, आयोनाइज नहीं हो पाए तो कोलाइड बन गया, ऐसे भी कर लेते हैं। तो ये कहलाता है सबसे पहला तरीका, जिसे आपने नाम दिया है सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। दूसरे पर आ जाइए बेटा। दूसरे नंबर पर कुछ केमिकल मेथड्स आते हैं। कौन से मेथड्स हैं? केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स का मतलब होता है कि हम रिएक्शन करा के बनाते हैं। अब ये केमिकल मेथड्स बहुत सारे हैं। सबसे पहले नंबर पर इन केमिकल मेथड में जो आता है ए, वो है ये, जिसे हम बोलते हैं बाई, डबल डिकम्पोजिशन। सर ये क्या चीज होती है? आइए सीखते हैं। व्हाट इज डबल डिकम्पोजिशन? 2 चीजें टूटेंगी, 2 डिकम्पोजिशंस होंगे आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया है FeCl3 प्लस मैंने लिया है K4 FeCN का होल 6। ऐसे कर, ये टूटेगा Fe+3, ये टूटेगा K4 पर प्लस और यहाँ माइनस का 4, तो दोनों टूटे। अब ये आपस में भिड़ेंगे, ये Fe+3 इसके पास आएगा और ये KCl के पास जाएगा, तो बताइए क्या बनेगा? तो आपको मिलेगा Fe, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 FeCN का होल 6, पूरे का होल थ्राइस, और साथ में बन गए होंगे KCl। तो ये आपका एक कोलाइड बना है जिसका नाम है प्रेशियन ब्लू। प्रेशियन ब्लू, नीले रंग का एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना है ये आपके सामने। इसे बोलते हैं प्रेशियन ब्लू। फेरी फेरोसाइनाइड, पूरा नाम है फेरी फेरोसाइनाइड। ये है प्रेशियन ब्लू। इसे कहते हैं बेटा डबल डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पर 2-2 बार डिकम्पोजिशन हुआ है या 2-2 बार चीज़ें टूटी हैं, 2-2 बार रिएक्शन हुई है, तो इट इज़ कॉल्ड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या इतनी बात बच्चे आपको समझ में आई है? और देख लीजिए, जैसे उसने बोला As2O3 प्लस H2S, दोनों को तोड़ा, आर्सेनिक पे चार्ज आया +3, इस पर चार्ज आया -2, इन्हें आपस में जोड़ दिया, क्या बन गया जरा बताइए? As2 जाएगा इधर और 3 जाएगा इधर, As2S3। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, मुझे पता है, वो सवाल ये आ रहा होगा कि सर साइज में फ़र्क क्या आया होगा? आया होगा बेटा, ऑक्सीजन छोटा है, सल्फर बड़ा है। याद रखिए, ऑक्सीजन छोटा है, सल्फर बड़ा है, क्योंकि सल्फर नीचे है, ऑक्सीजन ऊपर है। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का साइज छोटा था, इसका साइज बड़ा था, तो पार्टिकल बड़ा हो गया। यानी कौन सा मेथड है? डिस्पर्जन मेथड। तो डबल डिकम्पोजिशन यानी 2 चीज़ों को पहले तोड़ा जाता है, फिर उनके आयनों को आपस में जोड़ा जाता है। इसे कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरे पर आ जाइए, सेकेंड मेथड बी, इट इज बाई रिडक्शन। आप इसे रिडक्शन से भी बना सकते हैं। सर कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास AuCl3 था सॉल्यूशन में, आपने इसमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, जैसे आप SnCl2 डाल सकते हैं, आप फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर डाल सकते हैं, और इसे भी डाल सकते हैं। जैसे आपने इन्हें डाला होगा, देखिए रिएक्शन ट्वाइस हेयर थ्राइस हेयर, इसने तुरंत इसे कन्वर्ट कर दिया होगा ट्वाइस Au और बन गया होगा थ्राइस SnCl4, और यदि आपने HCO को लिया होगा तो बन गई होगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको मिला है कोलाइडल गोल्ड, जिसको पर्पल कलर का मिलता है, तो इसे नाम दिया जाता है
पर्पल ऑफ कैशियस। कैशियस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, कैशियस का पर्पल। तो ये पर्पल कलर का क्या मिला, कोलाइडल गोल्ड मिला, तो दिस मेथड इज कॉल्ड रिडक्शन मेथड। इसे हम बोलते हैं कौन सा मेथड, रिडक्शन मेथड। सी पर आ जाइए, बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये सब केमिकल रिएक्शन है बेटा, ऑक्सीडेशन से भी बना सकते हैं। सर ऑक्सीडेशन से कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे मैंने H2S लिया यहाँ पे, इसकी रिएक्शन SO2 से करा दी, तो H2S में और SO2 में कौन ज़्यादा है, SO2। गलती से बैलेंसिंग गड़बड़ कर गया हूँ, यहाँ 2 होगा SO2। तो यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन, वैसे तो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, लेकिन फिर भी आइए मुझे जो सीखना है वो देखिएगा। ये जो सल्फर +4 में था, इसे आपने रिड्यूस कर दिया किस में, 0, ये रिडक्शन हो गया, और ये कोलाइडल सल्फर बन गया, और प्लस ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2H2O। तो इसे हम कोलाइडल सल्फर या मिल्क ऑफ सल्फर बोलते हैं। यदि आप चाहते तो इस H2S की रिएक्शन किसी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 से भी करा सकते थे। मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ज़्यादा ये था, ये वाला मैं इससे बना रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाइए बेटा जरा यहाँ पे, तो ये कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे ऑक्सीडाइज कर देगा किस में, सल्फर में। आपको रूल याद होना चाहिए, मैंने आपको सिखाया था, सल्फाइड यदि मोनोवैलेंट एटम से जुड़ा है तो सल्फर बनती है, पॉलीवैलेंट से जुड़ा है तो सल्फेट बनता है, साथ में बेटा NO बनेगा प्लस H2O बनेगा। तो ये क्या बन गए, कोलाइडल सल्फर्स। तो ये कौन सी रिएक्शन है, सारी की सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ आपने क्या कराए हैं, ऑक्सीडेशंस कराए हैं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, एक लास्ट मेथड बस और देख लीजिए, इट इज कॉल्ड डी, बाय हाइड्रोलिसिस। ये भी ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, पर हम देख लेते हैं। हाइड्रोलिसिस से भी हम कोलाइड्स बनाते हैं कैसे, जैसे हमारे पास ये FeCl3 था, हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं एल्कलाइन मीडियम में। जैसे हाइड्रोलिसिस कराते हैं यू विल गेट कोलाइड ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। इस मेटल हाइड्रोक्साइड का क्या बन जाता है, लीजिए इसका कोलाइड। तो ये किससे बना है, हाइड्रोलिसिस। तो ये सारे मेथड बेटा जो बोर्ड पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे मेथड्स कौन से मेथड्स कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड केमिकल मेथड्स। इन्हीं को हम बोलते हैं केमिकल मेथड्स। नीचे क्यों नहीं आ रहे भाई, चलिए इन सारे मेथड्स को हम बोलते हैं केमिकल मेथड्स। देख लीजिए किसी में कोई डाउट, लीजिए आपके सामने सारे हैं, और थोड़ा सा छोटा कर दो। क्लियर है, ये केमिकल मेथड्स है, इनमें केमिकल रिएक्शंस आपने कराई। तो ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, बन गए। अब हेडिंग डालेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, और बस यहीं तक रखेंगे आज की क्लास। अगली क्लास हम शुरू करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड से। कोशिश करेंगे अगली क्लास में चैप्टर को ख़त्म कर सकें, अदरवाइज 2 मोर क्लासेस, थोड़े क्वेश्चंस, थोड़ी थ्योरी। आज केवल यहाँ तक, शुक्रिया।